तो भाइयों आज के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग फाइटिंग वर्ड के आगे के चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हमको चश्मिश को दिखाया जाता है जो कि चीफ से कह रहा है अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोगों को बस एक मैच जीतना है ताकि हम लोग टॉप 16 में आ जाए। चीफ कहता है तो हमें बस एक और मैच जीतना है ताकि हम लोग टॉप 31 में आ जाए और उनमें से 16 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और वो 16 कैंडिडेट जितने ज्यादा उन पे बेट लगेंगे उसके आधार पे लिया जाएगा। चश्मिश कहता है हाँ आप सही करो। चिप फिर कहता है वो लोग आगे क्या सोच रहे हैं, सनवू पर इतना ज्यादा बेट क्या लगेगा जो कि अभी घायल है। चश्मिश फिर कहते हैं आपने तो खुद ही देख लिया है कि वो बिना डोपिंग के यूज के 2 मैच अभी तक जीत चुका है और अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि फाइटिंग वर्ड पे बिना डोपिंग के यूज के एक भी मैच जीत पाए। और फैक्ट ये है कि विदाउट डोपिंग उसने फाइट जीता और बहुत सारे वीआईपीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया और अभी टॉप 62 में भी आ गया और अगर वो अगला मैच भी जीत जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बेट लगेंगे। चीफ उसके बाद कहता है लेकिन फिर भी वो अगर एक भी डोपिंग यूज नहीं करेगा तो वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा और मुझे लगता है हमें अब एक सीकर फाइटर ढूंढ लेना चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। चश्मिश फिर कहता है सनवू अभी तक वो रियलाइज कर चुका है अगर वो जीतना चाहता है और अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता है तो उसको डोपिंग यूज करना ही पड़ेगा। चीफ फिर कहता है अगर सनवू फिजिकली इनकेपेबल हो डोपिंग यूज करने के लिए तो हम उसको हटा देंगे। चश्मिश कहता है अगर ये फेल हो जाए तो हम लोग उसके पेरेंट्स की सिक्योरिटी हॉस्पिटल से हटवा देंगे और वो भी इमीडिएटली। चीफ कहता है वैसे भी अब कम सनवू अपने पेरेंट्स की खबर नहीं जान पाएगा। चश्मिश कहता है बस थोड़ी देर और हमारा एजेंट डोपिंग टेस्ट का रिजल्ट लेके आता ही होगा और ये सीक्रेटली करके मैंने मेरा लाइफ भी यहाँ पर रिस्क में ला दिया है। चीफ कहता है तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। चश्मिश फिर कहता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि आप होसन कंपनी का ओनर बन जाओ लेकिन यहाँ पर मैं बस डिस्कवर करना चाहता हूँ फाइटिंग वर्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और उस खुशी के लिए मैं अपने आप को मौत के हवाले भी कर सकता हूँ और किसी को मरवा भी सकता हूँ। तो वहाँ पर एक एजेंट आ जाता है जो कि टेस्ट रिजल्ट लेके आता है और हमें यहाँ पर रिजल्ट से पता चलता है कि सन्नू के शरीर में कोई भी डोपिंग काम नहीं करेगा, मतलब कि वो इनकेपेबल है डोपिंग यूज करने के लिए। चीफ ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तो पहले ही कहा था सनू के बारे में सारे एविडेंस हटा दो और इमीडिएटली उसके पेरेंट्स से सारे सिक्योरिटी वगैरह भी हटा दो। नहीं रुक जाओ, इतनी जल्द उसके पेरेंट्स को मारना सही नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और फाइटिंग वर्ड का लॉबी दिखाया जाता है जहाँ पर अभी सारे 62 प्लेयर्स इकट्ठे हो चुके हैं सिवाय कंग सनवू के। ये बंदा कहता है सनवू शायद अभी तक रिकवरी रूम में है इसलिए हमें कहीं दिख नहीं रहा। एमेंडा कहते हैं अच्छा ही तो है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ और जब तक सारे लोग रिकवर नहीं हो जाते नेक्स्ट राउंड स्टार्ट नहीं होगा और हम लोगों को भी रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। काफी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। किम एमेंडा से पूछता है ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फास्ट एंड फ्लैशी था, मैं अभी तक नहीं समझा कि तुम वो मैच जीती कैसे। और मैं फिर से बता दूं किम बहुत ही ज्यादा फास्ट है, वो छोटी डिटेल भी बहुत अच्छी तरह से देख लेता है लेकिन तब भी वो नहीं समझा कि एमेंडा वहां पर मैच जीती कैसे। कुछ तो बात है इस एमेंडा पे। किम उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे ये तुमने कैसे किया। एमेंडा कहती है तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताऊंगा, क्या होगा आगे चलकर तुम नेक्स्ट राउंड में मेरे ओपोनेंट बन जाओ। तभी वहां पर स्क्रीन पर वो मिस्टीरियस मैन आता है, कहता है कांग्रेचुलेशन सभी 62 प्लेयर को जो यहाँ तक पहुंच पाए, बस अभी तुम लोगों को एक और मैच जीतना है ताकि तुम लोग टॉप 16 में आ जाओ और वो कैसे मैं बताता हूँ। अगर तुम ये राउंड जीत लेते हो तो तुम टॉप 31 में आ जाओगे और उनमें से ही टॉप 16 चुना जाएगा जो कि डिसाइड होगा हाईएस्ट बेट्स की मदद से। इसलिए कोशिश करना ज्यादा वीआईपी से अट्रैक्ट करने को और अगर टॉप 16 में आ गए तो आपको ग्रैंड प्राइज का 5% आप लोगों को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बेट्स तुम पर लगाए जाए, ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को सबके सामने प्रूव करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अपने इंजरी के बारे में चिंता मत करो क्योंकि ये फाइट एरिना ही आपके लिए बेस्ट हॉस्पिटल है। सो अभी आप लोगों को मैचअप्स दिखाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, होसन ग्रुप को दिखा जाता है जहाँ पर चश्मिश और चीफ बात कर रहे हैं। चीफ कहता है कि क्यों ना हम कंग सनवू को छोड़कर किसी और प्लेयर को सिक्योर करें। चश्मिश एक कैंडिडेट को दिखाता है जो कि सनवू का नेक्स्ट अपोनेंट है। तो फिर सनवू का रिकवरी रूम दिखाया जाता है जहाँ से सनवू उठ जाता है और उठते ही कहता है माँ मैंने डेफिनेटली कुछ सुना था, अगर डोपिंग का कोई रिएक्शन ना मिले तो इसके पेरेंट्स को मार दो और ये तो होगा ही नहीं कि इसके पेरेंट्स की खबर के बारे में ये कभी भी जान पाएगा। सनू कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना पड़ेगा। फाइटिंग वर्ड के डायरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर ये बैंडेज मैन कहता है तुमने क्या फिजिकल एग्जामिनेशन किया कंग सनवू के ऊपर। साथ वाला बंदा कहता है हाँ
और हमें एक अनयूजुअल चीज पता चली है, उसकी हड्डियों की डेंसिटी नॉर्मल पीपल से 10 गुना ज्यादा है। और बस यही नहीं, इसका रिकवरी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। नहीं, इसको रिकवरी नहीं कह सकते, ये क्लोज टू रीजनरेशन है। बैंडेजमैन ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है। वो बंदा फिर से कहता है, लगता है ये स्टूडेंट के पास वो चाबी है जिस रीजनरेशन चाबी के लिए हम लोग सपना देख रहे हैं। बैंडेजमैन कहता है, सो लगता है ये एक स्पेशल इंसान है। फिलहाल तुमने उसके पेरेंट्स को सिक्योर किया या फिर नहीं? वो बंदा कहता है, मुझे माफ कर देना, जब तक हम वहाँ पर पहुंचे हम लोगों से पहले कोई एक्शन ले चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सनवू को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, अगर मैं जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकला तो मेरे मॉम डैड को कुछ हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई गैप ही नहीं है, मैं यहाँ से निकलूं कैसे? पहले मैं इस रिकवरी रूम से निकलता हूँ और बाहर जाके कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है उसके सामने होती है चा सियोंग्योन, लेकिन हम लोग इसको हायोन बुलाएंगे। सनवू उससे कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। हायोन उससे कहता है कि उसको अभी उसके पेरेंट्स के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को चीफ और उस चश्मिश को दिखाया जाता है, जिन लोगों को अभी पता चल चुका है कि सनवू के पेरेंट्स उन लोगों के हाथ में अभी नहीं है और इतने सफाई से उन पेरेंट्स को गायब किया गया है। देख के लगता है कि फाइटिंग वार्ड के किसी ने ही इस चीज को किया है। फिर से हायोन और सनवू को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिल्ला के सनवू कहता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पास मेरे पेरेंट्स है। हायोन उसके मुंह को पकड़ती है और कहती है, अगर तुम अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हो तो अपनी वॉइस नीचे रखो, यहाँ से भाग जाना अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। सनू उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हायोन फिर कहती है, तुम तो उस चश्मिश और चीफ के बारे में जानते ही होंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट करने की सोच रहे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए और जिन वीआईपीज़ को तुमने डिस्ट्रॉय किया है वो लोग भी तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। और मैंने अभी मेरे साथ मेरा गार्ड भी नहीं लाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में चुपचाप बात करना चाहती हूँ। सो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद सन्नू कहता है, आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो कहती है, मेरा नाम है चा सियोंग्योन और मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहती हूँ, वो है तुम। बस तुमको मैं चाहती हूँ। सन्नू ये सुन के हैरान है। वो फिर से कहती है, मैं 16 वीआईपीज़ में से एक हूँ और मैं एक फाइटर चाहती हूँ जिसपे मैं भरोसा कर सकूँ। मैं फिलहाल थोड़ी छोटी तो हूँ लेकिन एक्चुअली रिसेंटली मैं होसन ग्रुप का एक ओनर भी बन चुकी हूँ, लेकिन वो साला चाय उनकी वजह से मुझे बाहर कर दिया। बट ऑनेस्टली मैं वैसे भी वो छोड़ने वाली थी और हमारा बिजनेस भी कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा, वो दोनों बास्टर्ड्स की वजह से। उन दोनों की वजह से मेरे पापा की कंपनी अभी डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है और मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकती। सन्नू उससे कहता है कि तो इन सब की वजह से मेरे पेरेंट्स को ले जाने की क्या वजह है? हायोन उससे कहती है, उन दोनों बेवकूफों को मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ और जब मैंने देखा उन्होंने तुम में कुछ ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, सो तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिली। वहां जाने के बाद पता चला तुम तो और भी वैल्यूएबल हो और ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे वैल्यूएबल इंसान को मैं मेरे बेवकूफ बाइक के हवाले कर दूं। यह हम लोगों को पता चलता है कि हाय उनके ब्रदर ही वो चीफ है। सनवू कहता है, अगर यहाँ से भाग नहीं सकते तो हम यहाँ पर क्या करें? हायो यहाँ पर कहती है, बहुत सारे फोर्सेस तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे अभी भी पड़े हैं और तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है उन लोगों को बचाने के लिए, बस जीतना। मैं तुम्हारे ऊपर बेट लगा रही हूँ और मेरे भाइयों को नीचे गिराने के लिए तुम्हारे साथ एक डील बना रही हूँ। सनू कहता है, आखिर ऐसे सीक्रेट प्लेस में तुम डील क्यों करना चाहती हो? हायून कहती है, कॉम्बैट वार्ड में अगर कोई फेयर डील ब्रेक करता है तो उसको सफाया कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सनू उसे कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में जीने मरने का डील करूँ? हायून कहती है, सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसको तुम चाहिए। राउंड 16 में से जो भी फाइटर को वीआईपीज़ के द्वारा चुना नहीं जाता उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। सनवू कहता है, तो फिर मैं मेरे पेरेंट्स की सेफ्टी के बारे में कैसे पता करूं और तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? हायून कहती है, हम यहाँ पर कोई भी फोन या फिर कुछ भी चीजें नहीं ला सकते जिसमें मैं तुम्हें दिखा सकूं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ सीक्रेट कॉन्वर्सेशन करे तो वो क्या तुम्हारे ट्रस्ट के लिए काफी नहीं है? स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स के पास्ट जो कि तुम्हारे जीन्स के बारे में है। सन्नू हैरान होता है और वो पूछता है, क्या? आखिर वो क्या चीज है? हायून उसके पास आकर कहती है, याद रखना मैं मेरी लाइफ को रिस्क में लगा रही हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर कैमरा आता है और कहता है, टाइम हो चुका है रूम से जाने के लिए। हायून जाते वक्त कहती है, तुम्हें और कुछ भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस जीतना है। रूम नंबर 10 को दिखाया जाता है जहाँ पर कंग सन-वो और बाकी सबका प्राइस रैंकिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर कंग सन-वो सबसे लास्ट में है। जहाँ पर किंग कहता है, शायद सन-वो की इंजरी की वजह से रिकवरी रूम चला गया, इसलिए ज्यादा वीआईपीज़ उस पे बेट नहीं लगाए। फाइटर आखिर कितने भी अच्छा हो
अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो ज्यादा वीआईपीज उस पर बेट नहीं लगाएंगे। तभी सन वो भी रूम में आ जाता है। वो बंदा कहता है, अरे स्वागत है हमारे हीरो। सन वो फ्रस्ट्रेटेड तरीके से कहता है, आखिर तुम लोग बिना कोई इंजरी के जीत कैसे सकते हो? मुझे कुछ भी करके टॉप 16 में जाना है। अगर मैं नहीं जा पाया तो मेरे फैमिली, प्लीज मुझे कुछ भी बता दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। क्या ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है? तभी वहाँ पर एमेंडा आती है और कहती है, एक स्पेशल मूव। तुम्हारा कोई अगर स्पेशल मूव नहीं है तो तुम नहीं जीत सकते, स्पेशली जब उन जैसे मॉन्स्टर के साथ तुम फाइट करते हो। फिलहाल तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है मुझे बताओ। वो बंदा आकर कहता है, एक काफ किक के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर ऐसे बंदे बहुत कम हैं जो कि अपने पैर को तुम्हारी तरह लाइटली यूज कर पाते हैं। तुमने जब काय से फाइट किया तब तुमने काय की किक को अपने पैर के स्किन से मदद से ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे स्किन बोन बहुत ही ज्यादा मजबूत है और काफ किक की वजह से तुम अपने अपोनेंट्स को धूल भी चटा सकते हो। सनवो तुम अभी एक ट्राई क्यों नहीं करते? सनवो हवा में ही एक काफ किक मारता है, जिसको देखने के बाद वो बंदा हैरान है। तभी वहाँ पर जोर जोर से कुछ आवाजें आती है और वो आवाजें इस बंदे की ट्रेनिंग से आ रही होती है। इसका नाम है इचिकारियो, जो कि हमारे सनवो का नेक्स्ट अपोनेंट है। तभी मनन सनवो को बताता है, एक हेडपट के बारे में क्या ख्याल है? काय जैसे रटुआ फाइटर जिसका स्कल बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उससे हेडपट खाकर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा स्कल तो बहुत ही ज्यादा मजबूत लगता है। वो बंदा कहता है, अरे हेडपट भी तो अटैकर जो भी है उसको भी तो इक्वल डैमेज मिलता है और उन जैसे मॉन्स्टर को हेडपट मारते हुए तुम ब्रेन डैमेज के कारण मर भी सकते हो। मैंने ये सुनने के बाद कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। अपने लाइफ को दांव पे न लगाकर यहाँ तक अभी तक कोई भी आ पाया है क्या? अगर तुम टॉप फाइटर से फाइट के दौरान थोड़ा सा भी हिचकिचाए तो तुम मर भी सकते हो। और सनू की बजाय तुम्हें तो कुछ और बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट। और हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर पार्क का नेक्स्ट अपोनेंट है हन मिनसू। सीन शिफ्ट होता है और बैंडेज मैन को दिखाया जाता है, जो कि हन मिनसू को देख रहा है और कहता है, इसको यहाँ तक लाना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मैं बात कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर के बेटे की। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है इस डॉक्टर का बेटा ही हन मिनसू है और हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैकग्राउंड में इस डॉक्टर का वॉइस होता है। कुछ वक्त पहले फाइटिंग वार्ड के बारे में मैं नहीं जानता था। मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज था जिसकी वजह से उसके मसल्स सब वेस्ट हो रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा उदास फील कर रहा था, क्योंकि मैं डॉक्टर होने के बावजूद उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बाद मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया जो कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर का था, जिसको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल के एक सीक्रेट प्लेस में बुलाया और वहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ साइंटिस्ट और टाइकून्स के बारे में पता चला जो लोग डोपिंग्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन लोगों का रिजल्ट देख मैं शॉक हो गया। मुझे वो सब देख के लगा कि मेरा बेटा अभी ठीक हो सकता है। और तभी वहाँ पर बैंडेज मैन आता है और वो कहता है, क्या सोचते हो, क्या तुम हमारे साथ इस रिसर्च में ज्वाइन करोगे? मुझे पता चला कि ये लोग मेरे बच्चे को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो ये सोचने के बाद मैं वहाँ से भाग निकला। जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा बच्चा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसको बचाने के बाद वो मुझे कहता है कि पापा मुझे मार दो प्लीज। और उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था और मेरा बच्चा एक मॉन्स्टर बन गया। तभी हम लोगों को हन मिनसू को दिखाया जाता है जो कि एरिना में एंटर हो चुका है और साथ ही साथ पार्क भी वहाँ पर आ चुका है। कैमरे से आवाज आती है, हनमिनसू और पाक वूसिक रेडी हो चुके हैं, तो मैच स्टार्ट कीजिए। और शुरू होते ही हन मिनसू अपना स्पेशल अटैक 2 उंगली से उसके शोल्डर पे मारता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है क्योंकि पार्क उसके मसल की मदद से उसके दोनों उंगली को पकड़ लेता है। पार्क कहता है, हे दोस्त, तुमको नहीं लगता तुम मेरे ज्यादा ही क्लोज हो? वो अपने हाथ को उठाता और एक जोर की चमाट उसको मार देता है, लेकिन हन मिनसू उसको डॉज कर लेता है और वो चमाट जाकर सीधा ग्राउंड पे लगता है और उसकी ताकत इतना ज्यादा था कि ये ग्राउंड तोड़ता हुआ उसका हाथ अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को चश्मिश और चीप को दिखाया जाता है जो कि इसी के बारे में बात कर रहा होता है। चश्मिश हम लोगों को बताता है कि क्राफ्ट मागा एक मार्शल आर्ट है जो कि सिविलियंस को बचाने के लिए यूज किया जाता था। हमें यहाँ पर पता चलता है पाक जो मार्शल आर्ट यूज कर रहा है यहाँ पर, इसका नाम है क्राफ्ट मागा, जो कि 20th सेंचुरी का मार्शल आर्ट है। फिर से हम लोगों को ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाक मिनसू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन मिनसू इस अटैक को स्लो कहता हुआ
डॉज कर लेता है और इस बार अपना स्पेशल अटैक पार्क के सर पर करता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा भी टूट जाता है। पर पार्क उसे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। हन मिनसू यहाँ पर सोच रहा होता है पार्क बहुत ही ज्यादा स्लो है और जिसका बॉडी अनबैलेंस है, जिसका एक हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उससे वो तो और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन तभी पार्क ग्राउंड को एक हाथ से ग्रैब करता है और खुद को एक रॉकेट की तरह लॉन्च करता है हन मिनसू की तरफ और वो उसको एक धमाकेदार शॉट मार देता है। लेकिन हन मिनसू वहां से भी बच जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। मिनसू उसको खड़ा हुआ देख कहता है, तुम अभी भी अपने फाइटिंग स्टेंस में खड़े हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास तो एंड्योरेंस बहुत है। फिर पार्क अपना बाहें फैलता है और मिनसू ये देख कर उसके तरफ बढ़ता है। मिनसू उससे कहता है, तुम्हारा गार्ड बहुत ही ज्यादा ओपन है, क्या तुम प्लान कर रहे हो मुझे क्लोज रेंज में पकड़ोगे और तुम क्या सच में सोचते हो इससे तुम मुझे हरा दोगे? सो अभी मरो। और तभी उसके ऊपर वो जोरदार अटैक कर देता है, वो भी अपने 2 उंगलियों की मदद से। लेकिन पार्क अपना फिस्ट उसके सामने ला लेता है, जिसकी वजह से उसका 2 उंगलियां इस पर लगता है और वो टूट जाते हैं। जहाँ पर ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ला दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट करके रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।